सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ पर होगा। तो याद रखना ये होगा राजस्थान में। या हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की। इस बार याद रखना ये इसका 5वां संस्करण है। ये 2024 में होना था 5वां संस्करण, जो 2024 में न होकर के नवंबर 2025 में होगा। एक्चुअली में एक एडिशन या एक वर्ष हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वाला गैप आ गया था 2021 वाले वर्ष में, फिर 2021 वाला 2022 में हुआ, तो 2022 वाला 2023 में, 2023 वाला 2024 में, अब 2024 वाला 2025 में होगा। इस तरह से चल रहा है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये 5वां एडिशन है और राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। और इन गेम्स की मेजबानी राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ये दोनों मिलकर करेंगे। तो अभी केवल वेन्यू डिसाइड हुआ है, मैस्कॉट क्या रहेगा ये सब अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो अभी तो वेन्यू याद रखेंगे आप। पहला वाला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो आपको बताऊं 2020 में हुआ था उड़ीसा में, उसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर दूसरा वाला 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो फिर वो 2022 में हुआ। कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ था, उसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा था। तीसरा वाला 2023 में हुआ उत्तर प्रदेश में, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा। और लास्ट पिछले साल चौथा एडिशन हुआ था इसका असम में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसमें टॉप पे रहा था। देखो दो बातें याद रखना। देखो एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, उसमें 19 वर्ष से कम आयु के जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या होता है, 19 से लेके 25 वर्ष या आप कह दो 25 वर्ष से कम आयु के एथलीट इसमें हिस्सा लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो भी खेलो इंडिया से संबंधित गेम्स इस साल हुए वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं, अभी 5वां संस्करण हुआ था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उसमें भारतीय सेना टॉप पे रही थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, इसका मैस्कॉट उज्ज्वला है, जो गोरैया चिड़िया को रिप्रेजेंट करता है। इसमें टॉप पे हरियाणा रहा था और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका 7वां एडिशन हुआ बिहार में, और 2-3 गेम्स हैं जो दिल्ली में हुए थे, मुख्य रूप से बिहार में हुआ। उसका मैस्कॉट गजसिम्हा है, टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। उसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी पहली बार हुए थे, पहला एडिशन कहाँ पे? दमन व दीव में हुआ था, ये दीव के घोगला बीच पर। इसका शुभंकर है पर्ल, जो कि रिप्रेजेंट करता है डॉल्फिन का, और उसमें टॉप पे मणिपुर रहा था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज आपको हो सकता है मेरी वॉइस बहुत लो लग रही हो, एनर्जी भी लो लग रही हो, तो आप कमेंट में टाइप करो। उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे फीवर हो रहा है, सर भारी हो रहा है और जुकाम भी हो रहा है। क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे वीडियो भी थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे किसी कारणवश ज़्यादा फिरना पड़ रहा है और मौसम भी ऐसा चल रहा है, तो 2-3 दिन से बहुत थकावट हो गई है और इस वजह से लग रहा है ये तबीयत खराब हो गई। वैसे आज बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं लेक्चर लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि लेक्चर तो ले लेते हैं, वरना फिर एक गैप रह जाता है। तो साथ के साथ अगर चलते रहेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आज छुट्टी करते तो फिर इन क्वेश्चन को कल कवर करते, लेकिन फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, एक साथ में दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे ही सही, जैसे भी हो, मैं लेक्चर तो पूरा कर लूँगा। और धीरे बोल रहा हूँ, स्पीड कम रहेगी तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो इस कारण से लेंथी भी हो जाए। लेक्चर में पूरा लूँगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेरी स्पीड के साथ और वॉइस के साथ आपको आज मैनेज करना पड़ेगा, बाकी मैं आपकी छुट्टी नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या, अभी हाल ही में किसे ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भारत को। तो अभी 2025 का ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी पुरस्कार से अभी भारत को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? तंबाकू छोड़ने को बढ़ावा देने के लिए। अभी विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन का आयोजन हुआ था डबलिन आयरलैंड में, और वहीं पे ये पुरस्कार दिया गया भारत को। भारत की तरफ से ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। और एक्चुअली में भारत ही नहीं, भारत सहित टोटल 6 देशों को ये पुरस्कार मिला है। एक तो भारत हो गया, एक मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन को। तो हमें तो भारत वाला याद रखना है कि भारत को अभी ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 मिला,
और ये पॉइंट भी याद रखना, विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ था? डबलिन, आयरलैंड में। और भारत को किसके लिए ये पुरस्कार मिला? तंबाकू छोड़ने को बढ़ावा देने के लिए ओ कैटेगरी में इसको मिला है। वैसे आप जानते हो तंबाकू दिवस हम कब मनाते हैं? 31 मई को। और याद रखना, तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नाम भी बदल दिया गया, भारतीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, जो कहाँ पर है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, भारत की बात है ना, भारत से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। अभी याद रखना, इसी साल 12वां मेंस एशिया हॉकी कप ये होगा भारत में, राजगीर बिहार में। और भारत ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK2A इसका परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। कहाँ पर किया था? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में DRDO ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में स्थापित किया जाएगा। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला ये भारत दुनिया का 17वां देश बना था। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। भारत 2026 में अगले ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा। भारत को 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। और किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया भारत की ओर से? V श्रीनिवास को। भारत को 3 सालों के लिए 2026, 2027 और 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। उसके अलावा भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो इन सब कारण से अभी भारत न्यूज़ में था, वो मैंने आपको रिवाइज कराया, बिल्कुल लेटेस्ट, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? तो आंसर होगा ब्राजील में। तो अभी इफ्को ने ब्राजील में पहला विदेशी नैनो उर्वरक प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। ये प्लांट इफ्को और ब्राजील की नैनोफर्ट कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इस प्लांट की क्षमता होगी 4.5 मिलियन लीटर नैनो उर्वरक उत्पादन की। अच्छा, नैनो उर्वरक से क्या होता है? इससे पैदावार बढ़ाने और उर्वरक के उपयोग में कटौती करने में मदद मिलती है और इससे रासायनिक उर्वरकों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को भी कम किया जा सकेगा और मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में इसमें वृद्धि होती है। और इफ्को की बात करें, इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1967 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है दिलीप संघानी। अच्छा, इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको 2-4 रिवाइज कराता हूँ, फिर ब्राज़ील भी लेकर के चलूँगा। याद रखना, लैब में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये यूरिया था, जिसे 1828 में जर्मन रासायनिक थे फ्रेडरिक वॉलर, उन्होंने इसे अमोनियम साइनेट से संश्लेषित किया था। हमारे शरीर में यूरिया का उत्पादन लीवर में होता है। और मोदी जी ने इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गांधीनगर, गुजरात में, और ये दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है। अच्छा, देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट भी शुरू हुआ था गांधीनगर के कल्लोल में ही। DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, और यूरिया को कार्बेमाइड भी बोलते हैं, और डाई अमाइड ऑफ कार्बनिक एसिड। और यूरिया गोल्ड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है ये, और इसे मोदी जी ने राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया था। अच्छा, बात ब्राज़ील की यहाँ पे हुई थी, तो ब्राज़ील भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में ब्राज़ील, कैपिटल ब्राज़ीलिया हो गई, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा। ब्राज़ील से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं आपके करंट अफेयर्स में, जैसे कि 2024 में पिछले साल G20 को होस्ट किया था ब्राज़ील ने। इस बार 17वां ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है ब्राज़ील, और नवंबर में अभी COP30 का आयोजन भी ब्राज़ील में होगा। यहाँ पे कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, घास के मैदानों को कैंपोस घास के मैदान कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसे कॉफ़ी पोर्ट भी बोलते हैं। और 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 2027 में वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप ये ब्राज़ील में होंगे। और अभी ओपेक प्लस ग्रुप में नया सदस्य बन गया ब्राज़ील। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड कौन है? दिल्मा रूसेफ है, वो ब्राज़ील से हैं। उसके अलावा अभी यूनेस्को ने 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना था। अभी जो हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया था ना 23 अप्रैल को, तभी हमने पढ़ा था। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इना केना बेर्रा, वो ब्राज़ील से थी।
और वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 को जीता मारियांगेला होंगरिया, वो ब्राजील से है। तो ब्राजील से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विद्या शक्ति पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी 25 जून को ही आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के कमजोर बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा। उनके स्कूल के बाद अलग से क्लासेस ली जाएगी। इसमें कमजोर बच्चों को सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें मेन फोकस मैथ, साइंस और इंग्लिश पर दिया जाएगा। ये जो पहल है ये मुख्य रूप से कक्षा 3 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए होगी और इसे राज्य के गवर्नमेंट स्कूल्स में लॉन्च किया जाएगा। अब बाकी बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश भी लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरन हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है, कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव होता है और नागार्जुन सागर बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध मिलेगा गोदावरी नदी पर, पुलिकट झील है यहाँ पे, कोलेरू झील है। कुछ प्रश्न और देखोगे यहाँ से, तो मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला ये रखी थी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया गया था, पुलिकट लेक एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना। और इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा ये कहाँ पर शुरू की? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा भी शुरू की थी। और ऋषिकोंडा बीच कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये न्यूज़ में था क्योंकि इसे जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है वो वापस ले लिया था और ये सर्टिफिकेट पाने वाला ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र बीच था। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो हर साल असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में ये अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। अंबुबाची का मेला लगता है, ये 4 दिनों तक चलता है। ये हर साल जून के महीने में होता है। इस बार 22 से लेकर 26 जून तक हुआ और इसे कामाख्या मंदिर में देवी के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना सिंपल सा कि अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहाँ पर होता है, यही प्रश्न आता है एग्जाम में। असम में, असम के गुवाहाटी में। अच्छा, मेले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलो कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो न्यूज़ में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन ये होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, माघ मेला प्रयागराज, झींगा मेला पंजाब, लक्की मेला राजस्थान के सीकर में, गोल मेला ये जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, अंबुबाची का मेला असम में, मेद्राम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचंडी मेला मेरठ में, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में और पूसा कृषि विज्ञान मेला अभी लगा था ये नई दिल्ली में, माधवपुर मेला गुजरात में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट मेले जो न्यूज़ में रहते हैं मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा बिहार में। पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस बार को जब बजट आया था तो उसमें हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए के खर्चे से SMR मतलब हो गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी और उसी के तहत 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये चालू किए जाएंगे। मतलब छोटे रिएक्टर बनाए जाएंगे, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिसके फायदे होंगे लागत कम आएगी, आकार में छोटे होंगे और अधिक सुरक्षित होंगे। तो इसमें से अभी बता दिया गया, इसमें से जो पहला वाला स्मॉल रिएक्टर होगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा, ये स्थापित होगा कहाँ पे? बिहार में। बिहार से स्थान पे होगा ये नहीं बताया, बस अभी ये बता दिया कि इसमें से पहला वाला स्थापित करेंगे हम बिहार में। तो इतना आपको याद रखना है कि भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला
परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार में। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, एक तो बिहार लेकर के चलूंगा और जो हमारे कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ये आपको मिलेगा गुजरात में, कर्नाटक की सहायता से बनाया था। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा और नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में। उसके अलावा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो रावत भाटा वाला है वो राजस्थान में मिलेगा और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। अब बात बिहार की हुई थी तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है यानी कि 22 मार्च को। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उसके अलावा एथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य ये बिहार बना था। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला? पटना बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की? बिहार में। और रक्षा मंत्रालय ने यहीं पर बिहार में ही शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 बिहार में हुआ था। इसका मैस्कॉट है भीम जो रिप्रेजेंट करता है बफेलो को और भारत ने जापान को हरा के पहला गोल्ड यहाँ पे जीता था। वैसे भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर था, टॉप पे थाईलैंड था। और इस बार जो 12वां मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है भारत में होगा राजगीर बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण बिहार में होगा, मैच है गढ़सिम्हा। महिला संवाद अभियान ये हुआ बिहार में। पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन किया पटना में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय स्थापित हुआ मोतिहारी बिहार में। विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी हुआ था पटना में। और बिहार के गया शहर का नाम बदल के गयाजी हो गया। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? तो बिहार। और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट ये आपको मिलेगा बिहार के सारण जिले में। यह भी न्यूज़ में था क्योंकि पहली बार यहाँ पर बने इंजन विदेश में निर्यात होंगे। किस देश में? गिनी देश में। ठीक है, बिहार से ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी चर्चा में रही एक बुक है द इमरजेंसी डायरीज, तो पूछ रहे हैं इसमें किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अभी आपको याद है 25 जून 2025 को हमने पहली बार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था, तो उसी मौके पर एक बुक भी लॉन्च की है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने। और 25 जून 2025 को ही हमने क्यों दिवस मनाया था, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो तत्काल प्रधानमंत्री थी उन्होंने भारत में तीसरी बार इमरजेंसी घोषित की थी और 2025 में ये उस इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है। तो इस बुक में जो इन्होंने अभी लॉन्च की है द इमरजेंसी डायरीज, तो इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक युवा आरएसएस प्रचारक के रूप में आपातकाल के दौरान भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में उनके कार्यों का इसमें वर्णन किया गया है कि उस समय इन्होंने क्या क्या किया था। इनके काफ़ी सारे फोटोज़ हैं, तो मूल रूप से उन्हीं की यात्रा का ये वर्णन करती है उस दौरान, इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना, इसमें किसका वर्णन है ये याद रखना, किसने लॉन्च किया, हमारे गृह मंत्री ने, ये याद रखना। 3 बातें याद रखना। बाकी कुछ और बुक्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आप जानते ही हो, ब्रिंग इट ऑन। और एक बुक आई थी दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इसको लिखा दिनेश कुमार सारा ने। माई बिलव्ड लाइफ को लिखा अमिताभ कुमार ने। और वाई भारत मैटर्स को हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ट्रेजरर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर को डॉक्टर संजीव कुमार। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा MK रंजीत सिंह ने। रतन टाटा अ लाइफ को थॉमस मैथ्यू ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। और R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुत्ती क्रिकेट स्टोरी। और पीरामल नाथवानी ने बुक लिखी थी कॉल ऑफ द गिर। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ भी चुके हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, अभी 2025 की बात है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय ये कौन बन गई है? तो आंसर होगा जाह्नवी डांगेती। अच्छा, पहले बात करें इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम है क्या। ये 5 दिवसीय एजुकेशनल स्पेस प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है।
इसे एक्सा एरोस्पेस और नासा के द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस प्रोग्राम में 5 दिनों तक चयनित स्टूडेंट्स को नासा के फैसिलिटीज़ में ट्रेन किया जाता है। तो अभी जाह्नवी डांगेती ये पहली भारतीय बन गई है जिन्होंने नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा कर लिया है, और इसी के साथ उन्हें 2029 में 2029 में टाइटन एक पोर्ट स्पेस स्टेशन पर जाने वाले मिशन के लिए भी चुना गया है। अच्छा, टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन की बात करें, ये एक स्पेस स्टेशन है, नाम से समझ में आ रहा है। इसे मून की ऑर्बिट में बनाया जाएगा और इसे अमेरिका की प्राइवेट कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया जा रहा है, और इसके लिए 2029 में पहला ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, और उसी के लिए जाह्नवी डांगेती को भी चुना गया है। ये डांगेती जाह्नवी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से हैं, मात्र 23 वर्ष इनकी आयु है, और इन्हें कई प्रमुख अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि नासा का स्पेस एप्स चैलेंज पीपुल्स चॉइस अवार्ड इनको मिला 2021 में। 2022 में इसरो ने वर्ल्ड स्पेस वीक यंग अचीवर अवार्ड इनको दिया था। तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। इसके अलावा एक नाम आप और देखो, ये शुभांशु शुक्ला का नाम। वैसे इनके बारे में आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स की क्लास में ही, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अभी इनका मिशन लॉन्च हो गया, ये चले गए हैं। आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनको भेजा जाएगा, तो अभी ये वहाँ पे चले गए और वहाँ पर जाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, और कह सकते हो स्पेस में जाने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए हैं राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा स्पेस में 1984 में गए थे, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना। बाकी नासा की अगर बात करते हैं, नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है, या किस खेल के लिए ये योजना शुरू की गई, तो आंसर होगा शतरंज। तो अभी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भारत में युवा शतरंज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अभी शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना को शुरू किया है। एक तरह की ये वित्तीय सहायता योजना है, और इसमें अंडर 7 से लेके अंडर 19 तक के आयु वर्ग के होनहार युवा शतरंज खिलाड़ियों को 60,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की त्रैमासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रतिभाओं की जल्द से जल्द पहचान करना है, बल्कि उन्हें भविष्य की चैंपियन के रूप में विकसित करने में मदद करना भी है, ठीक है। तो एक तरह से वित्तीय सहायता उनको दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1951 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है और हेड है नितिन नारंग। अच्छा, पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, और फिडे की स्टैटिक देखें तो इसकी स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है RKD डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, तो आंसर होगा ऑपरेशन बशायर अल फत। आपको याद है सबसे पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उसके परमाणु ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर हमला किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। फिर ईरान ने इजराइल पर हमला किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत, और फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, जिसमें हमने पढ़ा था अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से बम गिराए थे उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे। और फिर इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने कतर में जो अमेरिका का जो एयर बेस है उसके ऊपर अटैक कर दिया। किस ऑपरेशन के तहत, या क्या ऑपरेशन को क्या नाम दिया उस ऑपरेशन को, ऑपरेशन बशायर अल फत। और उसके बाद अमेरिका ने कह दिया था चलो चलो ठीक है, आपने भी मार दी हमने भी मार दी, अब सीज फायर कर लेते हैं। तो ये ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको ये बोल के प्रश्न पहले भी बता दिया था, लेकिन कौन सा ऑपरेशन था वो मैंने आपको नहीं बता पाया था, तो मैंने अभी क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहे 2025 वाले। ऑपरेशन इंद्रावती हो गया, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया हमारी सेना ने। ऑपरेशन हॉक CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क के खिलाफ या उसके ध्वस्त करने के लिए चलाया।
ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। ऑपरेशन अभ्यास, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था बेंगलुरु में। ऑपरेशन केल्लर, दक्षिण कश्मीर के शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन संकल्प, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मारा था। ऑपरेशन वेब स्पाइडर, यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन गोस्ट सिम, इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के इसको शुरू किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था इसके तहत। ये मैंने आपको बता ही दिया वैसे अभी। और फिर ईरान ने चलाया था इजराइल पे, वो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। और अमेरिका ने ईरान पे जो चलाया था वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। और आज हमने पढ़ा कि ईरान कतर में जो अमेरिका का जो एयर बेस है उसके ऊपर जो हमला किया था किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन बशायर अल फत। तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। देखो मैंने पूरी कोशिश की है, चीज़ें कुछ भी मैं स्किप ना करूँ। ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं चीज़ों को खा जाऊँ कि आज बस मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगा कि इतना सही पढ़ाऊँगा। मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की है जितना बेस्ट मुझसे हो पाया। हाँ बस थोड़ी सी हो सकता है कमी रह गई हो कि मेरी वॉइस लो चल रही है या स्पीड कम आ रही है। तो अभी जितनी मेरे शरीर में जान है और एनर्जी है, जितना मैं ताकत जुटा पा रहा हूँ, वो पूरी मैंने लगा करके इस रिजल्ट पे पहुँचा हूँ कि मैं इतनी साउंड निकाल सकता हूँ। और इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, बस मेन छुट्टी नहीं हुई है, इस बात का मुझे तसल्ली रहेगी, वरना दिन भर में परेशान रहता। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। और क्विज़ आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अभी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 99। फिर पूछा प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी कहाँ पर हुआ, मुंबई में। पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया 25 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का नाम क्या है, EMM नेगेटिव। एक बुक आई थी द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया, इसको लिखा है राम माधव ने। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य ये बन गया त्रिपुरा। और टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बन गए ऋषभ पंत। और अभी कॉन्वेक्स 3 अभ्यास का आयोजन ये IAEA ने किस देश के साथ मिलकर किया या कहाँ पर किया, तो रोमानिया आंसर होगा, रोमानिया में इसका आयोजन हुआ। उसके अलावा दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध क्रिकेट से था। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि भी ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर कल आपसे पूछा था क्या, 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था, तो आंसर होगा भारत में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।